हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का चौथा पार्ट मिठाई वाला लेकर के आए हैं। प्रस्तुत कथा मिठाई वाला लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखित मानवीय संबंधों पर आधारित एक मार्मिक कथा है। एक खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला की मीठी आवाज़ के साथ गलियों में घूमता था। उसका स्नेहपूर्ण व मधुर गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे बच्चों की माताएं खिड़कियों से झांककर उसे देखने लगती थीं। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। बच्चे खिलौने देखकर ही प्रसन्न हो जाते, पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं। खिलौने वाला बच्चों के नन्ही नन्ही हाथों से पैसे ले लेता है और मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता है। तत्पश्चात पुनः खिलौने वाला अपनी मधुर गाना गाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये कहानी का सारांश था बच्चों। अब हम कहानी पढ़ेंगे मिठाई वाला। तो इसे पढ़ने में कितना मज़ा आता है, कितना मार्मिक जो चीज़ बताई गई है कथा के अंदर में, वो आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वो बड़े बहुत मीठे स्वर में गाता हुआ घूमता था वो, कि वो बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला भी एक बार को स्थिर हो उठते। उनके स्नेह विषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। यानी कि जो खिलौने वाला था बहुत मीठे स्वर में गाता हुआ घूमता था कि बहलाने वाला खिलौने वाला है आ गया। और उसकी जो जब वो गाता था तो वो इतना सुंदर गाता था कि चलते चलते कोई भी राहगीर भी रुक करके उसे सुनने लग जाता था। और छोटे छोटे मकानों में जो रहते थे, वहाँ जो लोग रहते थे, तो वहाँ पे चिक लगी रहती है, जैसे चटाई होती है ना, तो चटाई के अंदर में हवा आती रहती है, झरों उसके अंदर में अगर पानी डाल दो तो और भी मीठी ठंडी हवा आती है। तो वो उठा करके देखने लगती थी जो युवतियाँ थीं अपने बच्चों को लेकर के कि कौन आ गया। उसकी आवाज़ को सुन करके इतना खुश हो जाते थे कि अपने आप ही खुद ब खुद कदम उसके पास बच्चों के चल पड़ते थे और बच्चों को देख कर के वो अपनी पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होकर पूछते थे, इतने खुश हो जाते थे। बच्चों को तो खिलौने अच्छे लगते ही हैं, वो खुश हो जाते थे और वे उससे पूछते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते थे। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। बच्चे बड़ी तोतली भाषा में पूछते थे, ऑल इचका यानी कि और इसका, ऑल इचका यानी कि और इसका, ये इचका दाम क्या है, अपनी तोतली भाषा में। और वो भी बड़ा खुश होता था उनकी भाषा को सुन करके और उनसे जितने भी पैसे लाते थे वो उनसे ले लेता था और उन्हें खिलौने दे देता था, है ना। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यही लाइन गाता वो। और सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया था तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। यानी कि वो जो चुन्नू था वो बोल रहा था कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, और दूसरा मुन्नू था वो बोला मेरा भी देखो कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी
उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला। लोग कहने लगे, वाह वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब बहुत कम पैसों में वो मुरली को बेचता था। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह खिलौने भी बेचा करता था, लोगों ने पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, वह उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ है। उसे याद आई कि हाँ, एक खिलौने वाला तो आया करता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। जो भी वो भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसकी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सौथनी यानी कि पजामा की ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। यानी कि वो बोले तोतली भाषा में बोले, अम्बी हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला मतलब खुश हो गया, हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और भी हैं इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो बस वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको उसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको भी वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? नहीं, अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे
कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय इसे मुरली वाले का क्षीण स्वर उसके निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, यह स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब भूलते जा रहे थे धीरे धीरे समय के साथ। 8 मास बाद, 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा नुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी अपने बालों को सुखा रही थी। उस समय नीचे से ही गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से उसे सुनाई पड़ा। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम कि नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब गया। मतलब उसे हर्ष भी हुआ, खुशी भी हुई और एकदम संशय, विस्मय, मतलब आश्चर्य भी हुआ। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, ये वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दूं। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए आपने अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे तो होंगे ही। इसी तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को
दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोले, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह से इस कविता में इस कथा में आपने देखा कि किस तरह से मिठाई वाला अपने दुख को किस तरह से बांटता था, मतलब अपने दुख को कम करने के लिए कैसे किस तरह के कार्यों को किया करता था जिससे उसे संतोष और शांति मिला करती थी। तो आज का पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट टाइम में इसका हम प्रश्न और उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।